हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट नंबर 3 को। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट देखेंगे एज पर द AQ2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी हम यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए पहले यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट करके आइए, देन यूनिट 3 पास स्विच कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो यूनिट 1 से रिलेटेड है एंड यूनिट 2 से रिलेटेड है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा प्रोपोर्शनल लॉजिक्स। बेसिकली प्रोपोर्शनल लॉजिक होता क्या है? प्रोपोर्शनल का जो वर्ड है इसका मीनिंग ही क्या है? स्टेटमेंट। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? स्टेटमेंट। प्रोपोर्शनल लॉजिक के अंदर हम जो भी सिंपल स्टेटमेंट होते हैं उनके साथ डील करते हैं। सिंपल स्टेटमेंट यानी हम इसमें उन स्टेटमेंट के साथ डील करते हैं जो स्टेटमेंट या तो ट्रू होती हैं या वो फॉल्स होती हैं। हम इसके अंदर प्रोपोर्शनल लॉजिक के अंदर किसी भी स्टेटमेंट के इंटरनल स्ट्रक्चर पे नहीं जाते, हम उसकी इन डेप्थ में नहीं जाते कि भाई ये स्टेटमेंट बना कैसे है, क्या है, नहीं। बस हम देखते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। और प्रोपोर्शनल लॉजिक में कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आ सकती जो ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं, नहीं। सिर्फ वो आएंगे या तो वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो, वो स्टेटमेंट हमारी प्रोपोर्शनल लॉजिक के अंदर आती है और उसी के साथ प्रोपोर्शनल लॉजिक हमारा डील करता है। क्लियर है आपको? अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि 2+3=5 होता है, ठीक है। अभी ट्रू या फॉल्स? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अगर मैं आपको बोलूं कि 3+0=5, ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। तो इन स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल लॉजिक के अंदर आती है ये वाली स्टेटमेंट, और प्रोपोर्शनल लॉजिक इन स्टेटमेंट के साथ ही क्या करता है? डील करता है। क्लियर है आपको? अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। प्रोपोर्शनल लॉजिक ऑल्सो नोन एज सेंशियल लॉजिक डील विथ सिंपल स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन दैट कैन आइदर ट्रू और फॉल्स। प्रोपोर्शनल लॉजिक किसके साथ डील करता है? उन सिंपल स्टेटमेंट के साथ डील करता है जो क्या होते हैं, या तो वो ट्रू होती हैं या वो फॉल्स होती हैं। इन दोनों में से एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रू भी हैं फॉल्स भी हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट डज नॉट गो इन टू डिटेल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेटमेंट बट रैदर फोकस ऑन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द होल प्रोपोजिशन। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ वैल्यू पे काम करता है। ट्रूथ वैल्यू यानी ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 पे काम करता है। ये उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे नहीं जाता, वो उसके स्टेटमेंट के मीनिंग पे नहीं जाता कि भाई इसका मीनिंग क्या है या ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। सिर्फ वो देखता है कि वो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर है आपको? अब इसके अंदर कुछ की बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहला आता है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब भी क्या है? प्रोपोजिशन का मतलब है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या वो फॉल्स हो। फॉर एग्जाम्पल द स्काई इज ब्लू, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। अगर स्काई ब्लू है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अब ऐसा थोड़ी है कि ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। या इट इज रेनिंग, ट्रू या फॉल्स, तो दैट स्टेटमेंट इज नोन एज प्रोपोजिशंस। क्लियर है आपको? नेक्स्ट आता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। बेसिकली लॉजिकल कनेक्टिव्स या ऑपरेटर्स की हमें कब जरूरत पड़ते हैं? नॉर्मली भी अगर हम देखें, ऑपरेटर का हम कब यूज करते हैं? जब हम दो से एक से ज्यादा चीज को कंबाइन करते हैं, जब हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई होगा, इन ऑपरेटर्स को भी तो हम जब यूज करते हैं जब हम एक से ज्यादा वैल्यू पे काम करते होते हैं। इसी तरीके से लॉजिकल कनेक्टिव्स के अंदर जब हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट के ऊपर वर्क करते हुए होते हैं और उन स्टेटमेंट को कंबाइन करके हम एक न्यू स्टेटमेंट बनाना होता है, तो वहां हम यूज करते हैं कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स का, जिसके हेल्प से हम अपने न्यू स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं बाय कंबाइनिंग प्रीवियसली टू स्टेटमेंट। क्लियर है? अब वी यूज these to combine proposition into more complex one. The most common ones are, हम क्या करते हैं? दो प्रोपोजिशन को या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन को जब हमें कंबाइन करना होता है, जब हम लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करते हैं। अब वो है क्या क्या? काफी ऑपरेटर्स है जो हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा एंड है ऑपरेटर। एंड द स्टेटमेंट ए एंड बी इज ट्रू इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू। आपको पता है एंड की ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करें, जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तभी वो ट्रू होता है। क्लियर है? तो वही ये बता रहा है कि हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। जैसे कि इट इज रेनिंग एंड आई हैव एन अम्ब्रेला, तो आप इसको किस तरीके से करोगे? इट्स ट्रू ओनली इफ बोथ पार्ट आर ट्रू। ये कब ट्रू होगा? कि बारिश हो रही है तभी मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा, ठीक है। तो वो कब ट्रू है? जब बारिश हो रही हो और जब जो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊं। तो दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होगी, दैट जब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है, जब भी हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। क्लियर है? और का मतलब क्या है? द स्टेटमेंट ए और बी इज ट्रू इफ आइदर ए और बोथ आर ट्रू, ठीक है। भाई ट्रूथ टेबल की बात हो रही है। तो इसमें भी एग्जाम्पल में क्या है? इट इज रेनिंग और आई हैव एन अम्ब्रेला। तो
इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। इस पूरे स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए या पूरे स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए जो ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट है इनमें से किसी एक का ट्रू होना बहुत ज्यादा जरूरी है एट द टाइम ऑफ और ऑपरेटर। आपको बस पता होना चाहिए कि भाई एंड और ऑपरेटर का हम यूज करते हैं या इम्प्लाइज नॉट इन का यूज करते हैं स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉट। नॉट क्या है आपको पता है, नॉट तो मतलब है कि अगर मैं किसी चीज का सही बोल रही हूँ तो जस्ट उसका अपोजिट, कि दिस इज अ पेन तो आप बोलोगे दिस इज नॉट अ पेन, तो वो उसका हो गया नॉट, ठीक है। द स्टेटमेंट नॉट ए इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स। अगर आप कह रहे हो ए स्टेटमेंट ट्रू है तो नॉट ए क्या कहेगा कि नहीं वो स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स है। क्लियर है। थर्ड आता है आपका इम्प्लाइज। इम्प्लाइज क्या बताता है, द स्टेटमेंट ए इम्प्लाइज बी मीन्स दैट इफ ए इज ट्रू देन बी मस्ट बी ट्रू। ए इम्प्लाइज बी अगर आप कभी भी देखोगे तो उसका मतलब क्या है कि ए कंडीशन हमारी ट्रू है तभी बी ट्रू होगी, तभी आप इम्प्लाइज का यूज कर सकते हैं। तो दोनों पहली कंडीशन का ट्रू होना डिपेंड करता है दूसरी कंडीशन के ट्रू होने पे। ए इम्प्लाइज बी ए ट्रू है तभी बी ट्रू है। क्लियर है आपका, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइज ऑपरेटर। तो मैंने चार आपको बताया, एंड और नॉट एंड इम्प्लाइज। इन लॉजिकल कनेक्टिव्स का हम यूज करते हैं स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए ताकि हमें एक न्यू स्टेटमेंट मिल सके या किसी कंक्लूजन पर हम पहुंच सके। क्लियर है आपको। अब फर्स्ट नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अब फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है उससे पहले मैं पता होनी चाहिए लॉजिकल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी मशीन के अंदर मुझे थोड़ी सी जो मेरे पास नॉलेज है ना मुझे वो पहुंचानी है, या जो आपके पास नॉलेज है मुझे वो पहुंचानी है मशीन के अंदर, तो भाई हमारी जो नॉलेज होती है वो हम रिटन अगर लिखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। बट मशीन को क्या इंग्लिश समझ आएगी? नहीं समझ आएगी, क्योंकि उसको तो नहीं समझ आती इंग्लिश, डायरेक्ट हमारी लैंग्वेज थोड़ी ही समझ आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मशीन में डायरेक्टली अपनी नॉलेज को फीड कभी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें मशीन जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसे एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा ताकि मशीन समझ सके उसको कि भाई हाँ ये जो नॉलेज है ये है क्या, और हम उस नॉलेज को उसके अंदर फीड कर मशीन के अंदर फीड कर सके। उसको हम बोलते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एआई का जो ये बताता है कि हम ये जो नॉलेज को फीड कर रहे हैं वो किस तरीके से करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा और भाई उसको कौन से फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करके मशीन के अंदर फीड करना है। दैट इज ऑल अबाउट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है आपको। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन एआई दैट डील विद हाउ वी स्टोर structure and manipulate knowledge in a form that computer can understand and use to perform task। वही बात है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हमारे एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एआई के अंदर जो ये बताता है कि कोई भी चीज या कोई भी डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से मैनिपुलेट होगा, और वो इस तरीके से मैनिपुलेट स्टोर और उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से करेंगे कि हमारी जो मशीन है वो उसको समझ सके और जो भी टास्क हमें परफॉर्म कराना है वो टास्क परफॉर्म कर पाए बेस्ड ऑन दैट नॉलेज। क्लियर है, ये होता है हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक ऑल्सो नोन एज प्रेडिकेट लॉजिक, हम इसको प्रेडिकेट लॉजिक भी बोलते हैं। इट इज मोर पावरफुल एंड एक्सप्रेसिव, अलाउ अस टू रिप्रेजेंट एंड रीजन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, देयर प्रॉपर्टीज एंड एंटिटीज इन द वर्ल्ड। अब भाई फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो है हमारा, उससे पहले हम प्रोपोर्शनल लॉजिक यूज कर रहे थे। अब प्रोपोर्शनल लॉजिक के अंदर एक ऐसा मेन डिसएडवांटेज था जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक ने ओवरकम किया। डिसएडवांटेजेस क्या था, अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वो उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल द ब्लैक द पेन इज ब्लैक, ठीक है, ये हमारे एक स्टेटमेंट है। अब अगर आप प्रोपोर्शनल लॉजिक के अंदर इसको करेंगे, इसको कन्वर्जन करेंगे, तो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल लॉजिक एक पूरे स्टेटमेंट को एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज करता है और उसको ब्रेक डाउन नहीं करता। अब हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हमारी जो भी ये स्टेटमेंट थी हम उनको क्या कर सकते थे, होल यूनिट की तरह कर सकते थे और उसको ब्रेक डाउन भी कर सकते थे पार्ट्स में। तो ये मेन एडवांटेज था हमारा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के आने का, ठीक है। क्लियर। अब ये मोर पावरफुल, जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है वो मोर पावरफुल है, एक्सप्रेसिव है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेशनशिप को भी बताता है। ऑब्जेक्ट्स यानी ये पेन है तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट या एंटिटी, बुक है ये ऑब्जेक्ट या एंटिटी ही है, तो इनके बीच के रिलेशनशिप को भी वो रियल वर्ल्ड में हमें एक्सप्रेस करने में हेल्प करता था। कौन? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। बट ये काम हम किससे नहीं कर पा रहे थे, प्रोपोजिशन लॉजिक से नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। क्लियर है।
अब इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स है। पहला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी एंटिटीज। किसी भी आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। लाइक ये पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट्स है, एक एंटिटी है। क्लियर है? फंक्शन क्या होता है? नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो फंक्शन का आप यूज कब करते हो? जब हमें एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से मैप करना होता है, तभी हम फंक्शन का यूज करते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन यही तो होता है जब हमें एक जगह से, एक चीज को दूसरी चीज से मैप करना हो तो हम वहां फंक्शन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम फंक्शन की हेल्प से बहुत इजीली एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या कर पाते हैं? मैप कर पाते हैं। तो वही फंक्शन का काम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में भी वही है। वो क्या करता है? हमें अलाउ करता है कि हम मैपिंग कर सकें। ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमें कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं तो हम उनके बीच में मैपिंग कर सकें। ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक अलाउ द यूज ऑफ फंक्शन विच मैप ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या करता है? मैप करता है। फंक्शन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। तो अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आ जाती है तो हम उसको जरूरी है कि भाई हम उसको लिख कर या ऐसे समझाएं, तो हम उसको क्या करते हैं? एक मैप की फॉर्म में उसको मैप कर देते हैं कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट इससे रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटीज को भी हम हैंडल कर पा रहे थे फंक्शन की हेल्प से। क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इन प्रोपोजिशन लॉजिक ईच स्टेटमेंट इज ट्रीटेड एज अ होल यूनिट एंड देयर इज नो एबिलिटी टू ब्रेक डाउन अ स्टेटमेंट इनटू पार्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शन लॉजिक के अंदर अगर आप कोई भी स्टेटमेंट ले रहे हैं तो वो स्टेटमेंट एक सिंगल एंटिटी की तरह वर्क करता है और आप उस स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज था हमारा प्रोपोर्शनल लॉजिक का, जो कि ओवरकम किसने किया? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक ने। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या कहता है? अलाउ अस टू रीजन अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप। ये क्या करता है? ऐसा नहीं है कि ये एक ऑब्जेक्ट को सिंगल एंटिटी की तरह करेगा, ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ये ब्रेक डाउन भी करेगा और उसके अंदर जो भी रिलेशनशिप है उसको भी हमें अलाउ करेगा कि हम क्या कर सकें? उसे मैप कर सकें, उसको दिखा सकें। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज अ ह्यूमन एंड जॉन इज अ मोर्टल। अगर ये हमारे एग्जाम्पल, अगर आप इसे प्रोपोजल लॉजिक की हेल्प से कन्वर्जन करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं होएगा। अगर आप लॉजिकल कनेक्टिव जो है उनकी हेल्प से करना चाहोगे तो नहीं होगा। बट फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक ने हमें क्या करा? अलाउ किया कि हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल स्टेटमेंट को भी क्या कर सकते हैं? उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब किस तरीके से करेंगे? अब जैसे ये जॉन इज अ ह्यूमन एंड जॉन इज अ मोर्टल, तो आप क्या करोगे? जो यहाँ ह्यूमन है उसको क्या मान लोगे? एक्स की। अगर इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी ह्यूमन आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? एक्स। तो क्या है? जॉन इज अ ह्यूमन एंड जॉन इज अ मोर्टल, मोर्टल एक्स, ये लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है कि जॉन को हमने क्या मान लिया है? एक्स मान लिया है। यहाँ जॉन इज अ ह्यूमन, तो ह्यूमन कौन है हमारा? जॉन। तो जॉन का क्या है? एक्स। एंड इम्प्लाइज जॉन इज अ मोर्टल, जॉन इज अ मोर्टल, मोर्टल कौन है हमारा? जॉन। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। ये जो एक्स है ये कौन है? ये जॉन है। हमने क्या करा कि जहां पे भी जॉन आएगा हमने उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एक्स से। ठीक है? या अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जॉन इज अ ह्यूमन एंड मोर्टल जॉन। तो क्लियर है आपको? सिंपल एज दैट। तो हमने इसमें क्या करा? इसे लॉजिकल कनेक्टिव्स की हेल्प से हमने क्या करा? इसको रिप्रेजेंट कर पाए, अदरवाइज हम नहीं कर पाते। क्लियर है आपको कि किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करा? अब नेक्स्ट आता है आपके क्वांटिफायर्स। अब बेसिकली क्वांटिफायर्स हमारे होते क्या हैं और भाई ये किस लिए यूज होता है ये देख लेते हैं कि क्वांटिफायर्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। ये सब चीजें आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी डीएसटीएल में। ठीक है? अब क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इंट्रोड्यूस टू टाइप ऑफ क्वांटिफायर दैट अलाउ अस टू मेक ए स्टेटमेंट अबाउट ऑल ऑब्जेक्ट आर सम ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप या उन्हें क्वांटिफायर्स में चेंज करना या उनके बीच में कनेक्शंस को दिखाना, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम ऐसे ही दिखा पाएंगे। तो उनके लिए हमें कुछ चाहिए था, तो वो जो चाहिए होता है ना वो है, उन्हें कहलाता है वो क्वांटिफायर्स। दो टाइप के क्वांटिफायर्स हम यूज करते हैं। ठीक है? पहला होता है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हमारा कौन सा क्वांटिफायर्स होता है? जहां हम सबके बारे में बात करते हैं कि सारे बच्चे हमारे स्टडी करते हैं, तो सब बच्चों की बात हो रही है ना, ऑल की बात हो रही है, फॉर ऑल की बात हो रही है। जहां हम फॉर ऑल की बात करते हैं वहां हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर जब भी आप यूज करेंगे तो हमेशा आप कौन सा ऑपरेटर का यूज करेंगे? इम्प्लाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्लियर है? यूनिवर्सल यानी सबके लिए जब आप बात करते हो। ठीक है? दिस मीन्स फॉर ऑल। जब हम फॉर ऑल के लिए बात करते हैं, इट एक्सप्रेस अ जनरलाइज ओवर द एंटायर डोमेन। ठीक है? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल का साइन ये होता है फॉर ऑल एक्स एक्स इज अ ह्यूमन एंड एक्स इज अ मोर्टल, जैसे कि हमने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में देखा था। तो वही एग्जाम्पल है। तो यहाँ सभी की बात हो रही है फॉर एक्स। यहाँ एक्स
जनरलाइज नहीं, यहाँ एक्स हमने डिफाइन नहीं किया है कि जॉन की बात हो रही है, यहाँ एक्स कोई भी पर्सन हो सकता है, फीमेल हो सकता है, मेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने जनरलाइज फॉर ऑल के लिए बात करी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हमेशा हम इम्प्लाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स, जिसका जो सिंबल है वो ये है, और इसमें हम किसका यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये क्या होता है, जब हम देयर एग्जिस्ट की, भाई मैं बताऊं कि देयर एग्जिस्ट एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा स्टूडेंट है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो भाई किसकी बात हो रही है, सब में से किसी एक पर्सन की बात हो रही है, देयर एग्जिस्ट एक यानी एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, किसी एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही है, सब में से किसी एक की बात हो रही है। तो वहाँ हम यूज करते हैं एक्सेंशुअल क्वांटिफायर्स का, जहाँ हम यूज करते हैं देयर एग्जिस्ट। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब ही क्या है, देयर एग्जिस्ट। इट इंडिकेट द एक्सेंशियल ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट दैट सेटिस्फाई गिवन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमारे रीजन लिखा हुआ है, कोई भी प्रॉपर्टी, तो कम से कम अगर 10 स्टूडेंट है तो उसमें कोई ना कोई एटलीस्ट एक तो ऐसा होना चाहिए जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या उसको करता है, ठीक है, जो उन रूल्स को फॉलो करता है। क्लियर आपको। देयर एग्जिस्ट के लिए हम एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स, जिसका मतलब एंड ऑपरेटर का हम यूज करेंगे। यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसमें हम फॉर ऑल की बात करेंगे, जिसमें हम इम्प्लाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्लियर है आपको। फॉर एग्जाम्पल कि देयर एग्जिस्ट, ये ऐसे पढ़ा जाता है, देयर एग्जिस्ट एक्स, जैसे एक्स क्या है, कुछ भी हो सकता है, एक कार है जो क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट है। देयर एग्जिस्ट अ कार दैट इज फास्ट, एक ऐसी कार है जो बहुत ज्यादा फास्ट है। तो एक ऐसी कार यानी एक इंडिविजुअल कार की बात हो रही है, देयर एग्जिस्ट की बात हो रही है, तो इसलिए हमने कौन सा यूज किया, एक्सेंशियल क्वांटिफायर यूज किया। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके यहाँ ये काफी एग्जांपल, अब हम इनको सॉल्व करते हैं ताकि हमें पूरी क्लियरिटी हो जाए कि भाई ये किस तरीके से काम करता है। पहला है ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट, सारे जो बॉयज है उन्हें क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। अब सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि भाई इसके अंदर हम कौन से का यूज करेंगे, कौन से यूनिवर्सल कौन से क्वांटिफायर्स का यूज करेंगे। फॉर ऑल, सभी बॉयज को, ऐसा नहीं कि चुनिंदा को, किसी ने, सारे लड़कों को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, फॉर ऑल। तो फॉर ऑल का साइन क्या है, फॉर ऑल एक्स एक एग्जिस्ट करता है। अब हमने क्या करा कि जो यहाँ पे भी बॉयज आएगा उसको हम क्या कर देंगे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब पढ़िए, अब आपको पता है जब भी हम किसका यूज करता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज करते हैं, तो हमेशा हम इम्प्लाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो इसलिए हाँ मैंने इम्प्लाइज लगाया। अब आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट। अब इसके अंदर से आपको एक्शन वर्ड को फाइंड करना है कि हमारा एक्शन वर्ड क्या होगा। एक्शन वर्ड क्या होगा, आप सोचोगे क्रिकेट है, नहीं, एक्शन वर्ड क्या है, लाइक। लाइक कौन 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 लाइक करता है, सारे जो बॉयज हैं, बॉयज को हमने क्या माना है, एक्स, वो क्या लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक करते हैं। तो ये बस कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, दे ऑल बॉयज जो हैं, ऑल बॉयज क्या करते हैं, लाइक करते हैं क्रिकेट को। तो इस तरीके से आपको इसे कन्वर्जन करना है। ये थोड़ा आपको लग सकता है कि भाई ये कैसे कर दिया एकदम से, तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी कि भाई ये सब चीज़ें हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल, फॉर ऑल एक्स एक ऐसा है, एक्स, और हमने क्या करा, एक्स को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, बॉयज से, कि जो भी बॉयज हैं, जहां पे भी बॉयज आएगा हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से। और लाइक क्या है आपका, एक्शन वर्ड, क्या लाइक करते हैं, कौन लाइक करता है, सारे बॉयज क्या लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक करते हैं। क्लियर है। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट के बढ़ते हैं, ऑल कैट्स आर एनिमल, ऑल की बात हो रही है यानी फॉर ऑल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक्स हमने मान लिया। सबसे पहले तो आपको जस्ट ऐसे ब्रैकेट लगा लो, और अब सोचो क्या है, अब हमने क्या करा, कैट्स को क्या लेट कर लिया, कैट्स को हम जहां पे भी कैट्स आएगा हम उसको क्या कर देंगे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अब एक्शन वर्ड क्या है, ऑल कैट्स आर एनिमल, क्या है एक्शन वर्ड, एनिमल्स। एनिमल्स क्या है सारी, कैट, कैट क्या है, कैट को हमने किससे रिप्लेस किया, एक्स से। तो आप कैसे पढ़ोगे, फॉर ऑल कैट्स आर एनिमल, सारी जो कैट्स हैं वो क्या है, हमारी एनिमल है, और ये जो एक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कैट। क्लियर है ना आपको किस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट में आप पढ़िए, नेक्स्ट क्या, देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु लव आइसक्रीम, एक ऐसा पर्सन है जिसको आइसक्रीम पसंद है, देयर एग्जिस्ट, मतलब हम कौन से क्वांटिफायर की यूज बात करें, एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स। तो जैसे ही आया आप पहले ये बना दीजिए, ब्रैकेट बना दीजिए सिंपल। अब इसके अंदर हम देखेंगे क्या लिखना है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु लव आइसक्रीम, एक ऐसा पर्सन है जिसको आइसक्रीम पसंद है। तो हमने पर्सन को क्या लेट कर लिया, एक्स, कि जहां पे भी पर्सन आएगा हम क्या यूज करेंगे, एक्स यूज करेंगे। अब यहाँ आप कौन से ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर का, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी एक्सेंशियल क्वांटिफायर के अंदर हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। वो क्या पसंद करता है,
लव, जो इसमें लव है वो क्या है, हमारा एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है। तो लव कौन लव करता है, एक ऐसा पर्सन है, वो क्या लव करता है, हमारा आइसक्रीम को, आइसक्रीम पसंद है उसको। तो क्लियर आपको, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या है, देयर एग्जिस्ट अ डॉग दैट इज ब्लैक, देयर एग्जिस्ट, पहले एक्स इस तरीके से लिख लीजिए, देयर एग्जिस्ट। अब इसमें किसको लैट कर लिया कि जो भी डॉग, जहां पे भी डॉग आएगा हम क्या कर देंगे, उसको एक्स से रिप्लेस कर देंगे। देन कौन सा यूज करेंगे, एन ऑपरेटर। एक्शन वर्ड क्या है, ब्लैक, और ब्लैक क्या है, हमारा डॉग। तो ये क्या कर दिया आपने, डॉग। देयर एग्जिस्ट एक देयर एग्जिस्ट अ डॉग दैट इज ब्लैक, एक ऐसा डॉग है जो कि ब्लैक है। क्लियर है आपको, ये मैंने प्रॉपर आपको सॉल्व करके दिखा दे, इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं क्वांटिफायर्स की हेल्प से। क्लियर है आपको कि क्वांटिफायर्स का मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये लेटेस्ट सिलेबस है तो कुछ पता भी नहीं है कि प्रीवियसली इससे कोई रिलेटेड अगर पेपर हुआ होता तो हम थोड़ा अंदाजा लगा पाते कि हाँ भाई ये पूछ सकता है कि तो ये नहीं। बट अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, और सभी जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपको उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं है कि AKTU आपसे किस टॉपिक से पूछ ले। अभी ऐसा टॉपिक है क्वांटिफायर से जहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, बट आ भी सकता है, प्रोबेबिलिटी तो है ना, प्रोबेबिलिटी तो है कि भाई आ सकता है, यूनिवर्सिटी में ऐसा क्वेश्चन आ दे दे और वो आपको कन्वर्जन करने के लिए दे दे। तो आपको सब चीज़ों के लिए वेल प्रिपेयर रहना है कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है। क्लियर है आपको। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिंटेक्स, सिमेंटिक एंड इन्फरेंस। अब सिंटेक्स, सिमेंटिक एंड इन्फरेंस क्या होता है, बेसिकली सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, सिंटेक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर, है ना, यही तो होता है स्ट्रक्चर। जैसे आपको सिंटेक्टिकल एरर आता है, अगर आप सिंटेक्टिकल एरर कब आता है, जब आप कोई भी सिंटेक्स में मिस्टेक करते हैं। अगर आप प्रिंट एफ लिख रहे हैं तो प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत लिख दी, स्कैन एफ लिख रहे हैं तो स्कैन एफ की स्पेलिंग गलत लिख दी, स्कैन डबल एफ लगा दिया। तो ये सब क्या बताता है आपको, सिंटेक्स बताता है ना कि हाँ सिंटेक्टिकल एरर, इसका मतलब जो आप लिख रहे हो, जो आप स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो वो गलत है, वो फॉलो, जो आप रूल्स हैं, प्रीडिफाइंड रूल्स है, वो उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तभी तो आता है सिंटेक्टिकल एरर। तो सिंटेक्स का मतलब क्या, स्ट्रक्चर, कि हम किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस स्ट्रक्चर में उसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स। क्लियर है। अब सिंटेक्स का मतलब क्या है कि भाई ये जो आप लिख रहे हो प्रोपोजिशनल लॉजिक के, जो आप फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर ये जो सब लिख रहे हो प्रोपोजिशनल लॉजिक के हेल्प से, इनको कनेक्ट कर रहे हो, स्टेटमेंट को कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यूज करो कि भाई देयर एग्जिस्ट की जगह मैंने क्या बना दिया, ई ही बना दिया, ये तो उल्टा ही है, मैंने सीधा ई बना दिया। तो इस टाइम क्या आएगा, आपका सिंटेक्स एरर आएगा। क्यों, क्योंकि उसका प्री डिफाइन रूल है, प्री डिफाइन उसने बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करने का तरीका प्री डिफाइन है। क्लियर है आपको। तो ये होता है हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स इज अ स्ट्रक्चर और रूल दैट गवर्न हाउ वी कैन फॉर्म वैलिड स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इन अ लैंग्वेज। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स वो स्ट्रक्चर और वो रूल है जो ये बताता है कि हमें किस तरीके से स्टेटमेंट को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, ये स्टेटमेंट्स को लिखना है, ये स्टेटमेंट्स के अंदर काम करना है, वो बताता है हमारा सिंटेक्स। इट्स ऑल अबाउट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ सिंबल। ये बताता है कि हम किस तरीके से, जो हमारा सिंबल्स का अरेंजमेंट है, किस तरीके से उन्हें अरेंज करें कि वो हमारा करेक्ट रहे। वो आपको क्या यूज करना पड़ेगा उस टाइम, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका प्री डिफाइंड सिंटेक्स है, वो उसको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक का मतलब क्या है कि भाई जो आप सिंटेक्स लिख रहे हो, जो स्टेटमेंट्स आप लिख रहे हो, उसका मतलब क्या है, वो बताता है हमारा सिमेंटिक्स। स्टेटमेंट के मतलब कि स्टेटमेंट के जो लिख रहा है, लिखा हुआ है ऑल डॉग्स आर ब्लैक, तो इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा, सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इन अ लैंग्वेज। सिमेंटिक का मतलब ही यही है कि जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उनका मीनिंग क्या है। इट टेल अस व्हाट द सिंबल एंड देयर अरेंजमेंट मीन इन द रियल वर्ल्ड। अब जो कोई भी सिंबल बना हुआ है, नहीं पता हमें इस सिंबल का मतलब क्या है, तो आपको कौन बताएगा, सिमेंटिक बताएगा कि इस सिंबल का मतलब क्या है। कौन सा क्वांटिफायर है आपका, एक्सेंशियल क्वांटिफायर्स। इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। कौन बताएगा आपको, सिमेंटिक। सिमेंटिक ईच एंड एवरी वर्ड जो आपने स्टेटमेंट के अंदर यूज किए हैं उनका मीनिंग बताता है। वो सिंबल्स हो सकते हैं, वो वर्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो है क्या। इन्फरेंस, इन्फरेंस यानी कनेक्ट, लाइक इन्फरेंस को हम बोल सकते हैं कि इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, ये कैसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंक्लूजन निकालता है। बहुत सारी स्टेटमेंट है कि डॉग इज ब्लैक, डॉग कैन बार्क, डॉग कैन वॉक, डॉग कैन नॉट टॉक लाइक ह्यूमंस।
तो ये सब बहुत सारे स्टेटमेंट, अब हमें कंक्लूजन निकालना है, तो कंक्लूजन हमारे इन्फरेंस की हेल्प से निकालेंगे। इन्फरेंस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन और मेकिंग न्यू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द नॉलेज यू हैव ऑलरेडी। आपने जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसके बेस पर अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दी जाए तो आप क्या करोगे, उसके कंक्लूजन को फाइंड करोगे कि हाँ भाई इसका कंक्लूजन ये है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग लॉजिकल रूल टू ड्राइव न्यू फैक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट। एग्जिस्टिंग फैक्ट की हेल्प से न्यू फैक्ट को ड्राइव करना, 3-4 स्टेटमेंट डेली उनके बेस पे न्यू स्टेटमेंट को ड्राइव करना, वो सब काम कौन कर रहा था, हमारा इन्फरेंस। क्लियर है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, इन सब चीज़ों को एक साथ कर देंगे। अगर हम सिंटेक्स, सिमेंटिक और इन्फरेंस को एक साथ कर देते हैं तो वो देख लेते हैं उनका बेसिकली इंडिविजुअल का किस तरीके से क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, वही हमने एग्जाम्पल लिया, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल एंड मोर्टल आर ह्यूमन, जो भी था हमारा। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉजिकल स्टेटमेंट, जब आप उसे लॉजिकली सिंटेक्टिकली आप उसको कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिखोगे, फॉर ऑल एक्स ह्यूमंस जो है वो क्या है, मोर्टल है। एक्स क्या है, यहाँ प्री डिफाइन है, जॉन की बात कर सकते हैं, रमन किसकी बात कर सकते हैं, रोहन, कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या सिंटेक्टिकली करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये जो FOL है यानी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, उनके जो सारे रूल्स है उनको वो फॉलो करता है। हमारा रूल क्या है कि जब भी हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो आपको क्या यूज करना है, इम्प्लाइज का। हाँ, इम्प्लाइज ही यूज कर रहा है और सही तरीके से ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंटेक्टिकली क्या है, करेक्ट है। सिमेंटिक क्या बताता है, भाई ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। ये कौन बता रहा है आपको, सिमेंटिक की हेल्प से आप ये पता लगा पा रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन्फरेंस। इन्फरेंस का क्या मतलब है, फ्रॉम फैक्ट्स ह्यूमन। अब इसने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर जॉन की बात हो रही है तो जॉन क्या है, एक मोर्टल है, लॉजिकली ये है, यानी इसको कंक्लूजन निकाला। क्लियर है आपको, इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है, सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड इन्फरेंस। बट अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा नॉलेज बेस्ड एजेंट। अब एजेंट की अगर मैं बात करूं तो एजेंट हम ऑलरेडी यूनिट 1 में काफ़ी अच्छे से पढ़े था कि भाई ये एजेंट होते क्या है। अगर एजेंट किसी भी प्रॉब्लम को अपनी नॉलेज से, खुद की नॉलेज से सॉल्व करे जो उसके पास है, तो उसको हम बोलते हैं नॉलेज बेस्ड एजेंट। या हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा एजेंट जिसके जिसके पास नॉलेज होती है, प्री डिफाइन कुछ नॉलेज होता है, प्रायर नॉलेज होती है, तो उसको हम बोलेंगे नॉलेज बेस्ड एजेंट। ठीक है, क्लियर है। A knowledge-based agent is an AI system that uses knowledge to make decision and solve problem. जो नॉलेज बेस्ड एजेंट है वो यही है कि भाई वो किसी भी प्रॉब्लम को नॉलेज के बेस पे सॉल्व करता है और उसके बेस पे ही डिसीजन लेता है, ऐसे नहीं रैंडमली लिया, अपने खुद के नॉलेज के बेस पे या उसके अंदर जो नॉलेज है वो। ठीक है, अब इसके अंदर 3 मेन पॉइंट्स होता है। पहला होता है स्टोरिंग नॉलेज, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। स्टोरिंग नॉलेज का मतलब क्या है कि एजेंट नॉलेज बेस को स्टोर करता है, कलेक्ट करता है फैक्ट एंड फिगर रियल वर्ल्ड के अंदर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जो रियल वर्ल्ड में उससे एग्जिस्टिंग कुछ भी चीज़ें लगती है, कोई भी डेटा लगता है, उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट रीजनिंग, उनके ऊपर वर्क करता है, उनके ऊपर सोचता है कि भाई क्या रूल लगाऊं, क्या करना है, क्या क्या रीजंस है, क्यों ये प्रॉब्लम अकर हुए है, रीजनिंग करता है उसके बेस पे। देन क्या करता है, डिसीजन लेता है कि हाँ भाई ये चीज़ ये है तो उसका मुझे आंसर ये मिला। क्लियर है, इस तरीके से हमारा नॉलेज बेस्ड एजेंट हमारा वर्क करता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि नॉलेज बेस्ड एजेंट हमारा होता क्या है। अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखे तो यहाँ आपको हो सकता है प्रॉब्लम की एजेंट क्या क्या है, तो अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से जाइए यूनिट 1 को जरूर देखिए। नेक्स्ट है हमारा वैम्पर्स वर्ल्ड प्रॉब्लम। बेसिकली वैम्पर्स वर्ल्ड प्रॉब्लम है क्या, ये वैम्पर्स वर्ल्ड है क्या। वैम्पर्स वर्ल्ड एक बहुत फनी और बहुत एक क्लासिक प्रॉब्लम है एआई के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं वो भी हम देखेंगे। बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, केव का यूज़ करते हैं जो कि 4x4, यानी इसके अंदर क्या होते हैं, एक 4x4 मैट्रिक्स की तरह हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर ग्रिड होती है, यानी 16 ग्रिड होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब इसके अंदर ये सब चीज़ें क्या अभी हम देख लेते हैं। द वैम्पर्स वर्ल्ड इज अ फनी एंड क्लासिकल प्रॉब्लम इन एआई वेयर अ स्मार्ट एजेंट एक्सप्लोर अ केव टू फाइंड ट्रेजर वाइल अवॉइडिंग डेंजर। ठीक है, बेसिकली वैम्पर्स वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक एजेंट होता है, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो भी हम देखेंगे। तो एजेंट का काम क्या होता है कि उन प्रॉब्लम से बचकर बिना आउट हुए हुए, ये एक तरीके से गेम समझ सकते हैं कि बिना आउट हुए हुए उसको क्या करना है, जो ट्रेजर है यानी जो गोल्ड है उसको फाइंड आउट करना है। ये है हमारी वैम्पर्स वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो वो एजेंट क्या यूज करता है, एजेंट अपनी नॉलेज को यूज करता है ताकि वो सेफली क्या कर सके, जो गोल्ड है उसको ले जा सके और उसी सेम ही रास्ते से आकर अपने आप को विन कर सके। अब ये है क्या क्या, एक तरीके से 4x4, जैसे मैंने आपको बताया 4x4 मैट्रिसेस की तरह 4x4 मैट्रिक्स होता है ये, जिसके अंदर ये 16 ग्रिड्स होती हैं। अब इसके अंदर ये एस बी और ये सब है क्या, ये जो
ये क्या है जो ब्राउन कलर के है, पिट यानी गड्ढा। पिट गड्ढा, ये क्या है, गड्ढा ये कितना गहरा है कि अगर हमारा एजेंट इस गड्ढे के पास इस रूम में 3rd ग्रेड में चला गया तो वो गड्ढे में गिर जाएगा और वो आउट हो जाएगा। बट ये जो गड्ढा है ये इतना गहरा है कि इसके अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, हवा की आवाज आते हैं ना, इस तरीके से आवाज आती है। उन आवाज को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज। जो ये बी लिखा हुआ है ना, वो ये है ब्रीज की। इस गड्ढे के पास क्या आ रही है, आवाजें आ रही हैं ठंडी ठंडी हवाओं की, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीज। ठीक है, अब आप देखोगे ना ये एजेंट या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली काम करता है, ऐसे क्रॉस वाइज कभी काम नहीं करता ये। क्लियर है आपको? और ये आपस में इंटरलिंक होता है। इंटरलिंक का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ हो तो यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हो, यहाँ हो तो यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है वैम्पस। वैम्पस यानी शैतान। ये यहाँ बैठा हुआ है, ये इतना भूखा है कि भाई इसे एजेंट मिल गया तो ये तुरंत के तुरंत एजेंट को खा जाएगा। बट ये क्या, बहुत देर से नहाया धोया नहीं, इतनी गंदी बदबू आती है इसके अंदर से बहुत ज्यादा। तो जो बदबू आती है उसको बोलते हैं हम एस। एस यानी स्टेंच। स्टेंच, स्टेंच वो बदबू है जो वैम्पस के अंदर से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेजर। ट्रेजर आपको पता है जो गोल्ड जिसको हमें लेना है और अपने आप को जिताना है। ठीक है, नेक्स्ट है एजेंट। एजेंट तो आपको पता है, एजेंट तो वो है जिसको गोल को ग्रैब करना है। ठीक है, ब्रीज। ब्रीज मैंने आपको बताया जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो, उनको हम ब्रीज बोलते हैं। गड्ढे के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं। ठीक है, स्टेंच मैंने आपको बताया, स्टेंच क्या होता है, वो बदबू जो वैम्पस के अंदर से आ रही है। ठीक है, अब जो हमारा एजेंट होता है, एजेंट के पास एक त्रिशूल टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम एरो। एक तरीके से वो होता है, वो एरो को लेके भाई चलता रहता है। अब सबसे पहले भाई जैसे वो जाएगा एजेंट, तो वो ब्रीज आवाज जो होती है ना, लाइक बोलते हैं ना कि बहुत हवाओं की आवाज से वो पहचान लेगा कि भाई यहाँ हवा की आवाज हो रही है, तो यहाँ 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 कहीं ना कहीं तो गड्ढा है जहां से मैं आउट हो सकता हूँ। तो जो ये एजेंट है वो अपने कुछ सेंसर्स का, नॉलेज का यूज करता है ये पता लगाने के लिए कि भाई यहाँ गड्ढा है या यहाँ वैम्पस बैठा है या यहाँ क्या है। बदबू आएगी तो पता चल जाएगा उसको कि वैम्पस है। अगर हवाओं की आवाज आएगी तो वो समझ जाएगा कि ब्रीज है, कि पिट है, सॉरी पिट है, कि भाई कहीं गड्ढा है मेरे आसपास। ठीक है, अगर वो यहाँ आगे बढ़ा, यहाँ उसको आवाज आई तो वो समझेगा यहाँ है या यहाँ है। ऐसे क्रॉस नहीं समझेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली समझेगा कि या तो मेरे आगे वाले या मेरे ऊपर वाले या आगे वाले जो ग्रिड है उनमें से किसी एक में पिट है जिससे मुझे बचना है। ठीक है, ये है मेन प्रॉब्लम। तो एजेंट को क्या करना है, एजेंट को इन सब जो प्रॉब्लम्स है, पिट से, वैम्पस से, इन सब से बचकर ये क्या लेना है, ट्रेजर को फाइंड आउट करना है। ट्रेजर को लेना है और जो रास्ते से गया तो उसी रास्ते से वापस आकर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाना है कि हाँ भाई मैंने ये रहा मेरा गोल जो मुझे लेके आना था, अपने गोल को अचीव करना है। ये पूरा काम होता है एजेंट का, और यही होती है हमारी वैम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम। क्लियर है आपको? बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। ठीक है, बस इसके अंदर जैसे गेम में हम बचाते हैं ना, ऐसे ही होता है, जैसे टेम्पल रन सबवे सब जैसे आप खेलते हैं उसी तरीके से है ये। ठीक है, अब है क्या, अब आपको इसके अंदर लिखना क्या है, इमेजिन 4x4 ग्रिड। इसमें क्या हमारा 4x4 ग्रिड है और एजेंट हमेशा स्टार्ट करता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से, जैसे मैंने आपको बताया। एंड फेस हमेशा क्या रहेगा, राइट की तरफ रहेगा। वो गोल करे, इट्स गोल इज टू फाइंड द ट्रेजर एंड लीव द सेफ केयरफुली विदाउट फॉलिंग इनटू ट्रैप और गेटिंग ईटन बाय अ मॉन्स्टर कॉल्ड द वैम्पस। सेम बात है कि उसका मेन काम क्या है कि भाई वो वैम्पस से और पिट से बचे और डायरेक्टली ट्रेजर को लेकर आए और उसको जहां से लेकर मतलब लेकर आए और अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। ये उसका मेन काम होता है, वही उसका मेन गोल होता है, वैम्पस से बचने का, मॉन्स्टर से बचने का और पिट में गिरने से बचने का। क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर ने खा लिया तो जस्ट वो तुरंत के तुरंत आउट हो जाएगा, और ऐसी जैसी वो पिट में गिर गया तो भी तुरंत के तुरंत आउट हो जाएगा। तो उसका मेन काम यही है कि इन चीजों से बचना। ठीक है, अब केव के अंदर क्या है, पिट है, वैम्पस है, ट्रेजर है, ब्रीज है, फ्रेंच है, स्टेंच है, सॉरी स्टेंच है। तो ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी क्या है, ये आपको प्रॉपर नोट्स में मिलेंगे, आप एक बार इनको पढ़ लेना। यही चीज आपको एग्जाम के अंदर लिख के आनी है। तो द एजेंट मूव केयरफुली टू अवॉइड डेंजर, फाइंड द गोल, गेट आ सेफ्टी। एजेंट का मेन गोल क्या होता है, एजेंट का मेन गोल यही होता है कि जो भी डेंजर्स है उनको अवॉइड करते हुए बिल्कुल सावधानी से जो भी गोल्ड है उसको लेकर सेफली वापस आना, उसका मेन ही काम ये है। क्लियर है? अभी किस तरीके से हमारा एजेंट वर्क करता है, सबसे पहले परसेप्शन यानी सेंसिंग। उसके पास कुछ सेंसर्स होते हैं, लाइक हमारा कैमरा भी होता है, उसके पास ऑडियो सेंसर भी होता है, जिसकी वजह से वो ब्रीज
और स्टेंच की जो ब्रीज है उसकी हवाओं की आवाज़ को पहचान पाता है, स्टेंचेस को पहचान पाता है, बदबू को सूंघ पाता है, इन सब चीज़ों को समझ पाता है कि हाँ भाई यहाँ खतरा हो सकता है। तो एजेंट के पास पहला होता है परसेप्शन यानी सेंसिंग। क्लियर है। नेक्स्ट थिंकिंग यानी इन्फरेंस। एजेंट थिंक करता है लॉजिकली कि भाई अगर आवाज़ आ रही है, हवाओं की आवाज़ आ रही है तो आगे पिट हो सकता है जिसके अंदर मैं गिर के आउट हो सकता हूँ, और अगर बदबू आ रही है तो इसका मतलब वैम्पस है मेरे आसपास, कहीं ना कहीं वैम्पस है जो मुझे खा जाएगा। तो इन्फरेंस यानी थिंकिंग का वो यूज करता है। सबसे पहले सेंसिंग करता है, देन थिंकिंग करता है, देन डिसीजन लेता है। अब वो क्या करेगा, उसे आवाज आ रही है हवाओं की, अब वो देखेगा कि भाई हवा की आवाज ज्यादा तेज कहाँ से आ रही है, देन उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन लेगा कि मुझे ये रूट को फॉलो करना है और मुझे इस डेंजर से बचने के लिए कौन कौन से रूट को फॉलो करना है और मुझे नेक्स्ट स्टेप कहाँ लेना है। तो वो क्या लेगा, डिसीजन। देन एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है कि जो उसने सोचा है वो कर रहा है। उसने ये सोचा है कि मुझे इस रास्ते से जाना है तो वो उस रास्ते से बहुत इजीली जा रहा है। तो ये इसके 4 मेन वर्किंग प्रोसीजर होते हैं, सेंसिंग करना, थिंकिंग, डिसीजन और डूइंग। तो ये सब काम होता है। और अगर वो, तो आपको पता है कि अगर उसे वैम्पस ने खा लिया या वो गिर गया एजेंट, तो जस्ट आउट, तुरंत के तुरंत वो चीज़ वहाँ खत्म। क्लियर है। एंड अवार्ड एंड पनिशमेंट, इसका मतलब क्या है, अवार्ड पनिशमेंट बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि आप एजेंट की परफॉर्मेंस को किस बेस पे मेजर करोगे कि हाँ भाई इसकी परफॉर्मेंस इतनी है, या अगर उसने गलती से कुछ काम कर दिया तो कोई तो पनिशमेंट होगी। तो क्या है, अगर वो एजेंट कम गोल्ड लेके अच्छा खासा जाता है, गोल्ड लेके वापस आ जाता है, तो एजेंट को क्या मिलता है, 100 पॉइंट्स मिलते हैं। क्या है, -1 पॉइंट ऑन एजेंट एवरी एक्शन, एजेंट के हर एक्शन पे क्या लिया जाएगा, -1 पॉइंट। देन -10 पॉइंट अगर जो उसके पास एरो है, त्रिशूल है, अगर उसने वो यूज किया तो उसे -10 पॉइंट उसके माइनस हो जाएंगे। और अगर एजेंट मर गया तो 200 पॉइंट जो है उसके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये है अवार्ड एंड पनिशमेंट उसके, किसकी, हमारे एजेंट की। क्लियर है आपको। और इसी की बेस पे हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। हम लास्ट में चेक करेंगे कि हमारे एजेंट के पास नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स में हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। नंबर ऑफ पॉइंट जितने ज्यादा होंगे उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्लियर है आपको। यही होती है हमारी वैम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब आपको यही समझा कर आना है अगर ये प्रॉब्लम आती है तो। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल प्रोग्रामिंग यूजिंग प्रोलॉग। अब ये बेसिकली होता क्या है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग, नॉर्मल प्रोग्रामिंग, अब ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग आ गई है। हाँ ये, तो लॉजिकल प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होता। लॉजिकल प्रोग्रामिंग एक ऐसा वे है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को ये बता सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को किस तरीके से उसे फैक्ट एंड रूल्स के बेस पे सॉल्व करना है। जैसे पजल हो गया, तो पजल एक लॉजिकल गेम है। आप उसमें ऐसे नहीं कि किसी भी को कहीं पे भी जोड़ दोगे और आपकी पजल सॉल्व हो गई, नहीं, वहाँ आपको लॉजिक देखना है कि भाई हाँ ये कलर इससे मैच कर रहा है तो यहाँ ये वाली पजल आएगी, ये इससे मैच कर रहा है यहाँ ये वाली पजल आएगी। इसी तरीके से कंप्यूटर को भी लॉजिकली सोचने के लिए लॉजिकल प्रोग्रामिंग की प्रॉपर जरूरत पड़ती है। कुछ फैक्ट एंड रूल्स का वो यूज करता है, जो कि होता है हमारा प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या है, हमारा प्रोलॉग है हमारा प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। इसकी प्रोलॉग की फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज, ओ सॉरी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोलॉग की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, ये इसकी हेल्प से क्या करता है, लॉजिकली सोचता है और अपनी प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व करता है। अब भाई ये प्रोलॉग क्या है, समझ आया आपको लॉजिकल प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, अब प्रोलॉग क्या है, प्रोलॉग आप समझ सकते हैं सुपर स्मार्ट असिस्टेंट की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जो भी उसे क्लूज मिलता है उन सबको क्या करता है, एक साथ करता है और उसके बेस पे आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर है। ये बेसिकली प्रोलॉग जो हम यूज करते हैं वो लॉजिकल रिलेशनशिप को या लॉजिकल सोचने के लिए कि कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर मशीन है वो लॉजिकली सोच सके, उसको प्रोसेस करने के लिए हम प्रोलॉग का यूज करते हैं। समझ आ गया आपको कि प्रोलॉग है क्या। प्रोलॉग इज अ स्पेशल लैंग्वेज फॉर दिस। प्रोलॉग एक स्पेशल लैंग्वेज है जो हम बेसिकली लॉजिकल रिलेशनशिप को प्रोसेस करने के लिए हम यूज करते हैं। एंड इट्स सुपर पॉपुलर इन एआई। एआई के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा एआई एजेंट वगैरह वो लॉजिकली सोचे, ह्यूमंस की तरह सोचे, अच्छे खासे पजल वगैरह को जो ऐसे हम सोचते हैं लॉजिकली उन सब चीज़ों को सोचें। बिकॉज इट हेल्प कंप्यूटर थिंक लॉजिकली लाइक अ स्मार्ट डिटेक्टिव। आपको पता है वो ये हेल्प करता है कि कंप्यूटर हमारा लॉजिकली सोचे किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। प्रोलॉग की हेल्प से वो कर पाते हैं। अब प्रोलॉग का मतलब बेसिकली नॉलेज भी होती है और वो रीजनिंग इंजन भी होता है। किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसके पास वो नॉलेज भी होती है और उसके बेस पे जो भी उसको फैक्ट एंड फिगर मिलता है उनके बेस पे क्या करता है, रीजनिंग भी करता है बेस्ट क्या होगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर है। इसके अंदर 3 चीज़ आते हैं, फैक्ट, रूल्स एंड क्वेश्चंस। फैक्ट क्या होता है कि कौन कौन सी चीज़ सही है वो चीज़ आपको बतानी है। देन रूल्स कि भाई हाँ इस प्रॉब्लम के ये रूल्स हैं, वो आपको अब आप पूछो कि भाई मेरा क्वेश्चन क्या है, जैसे आप उससे क्वेश्चन पूछोगे वो ऑटोमेटिकली आपको आंसर दे दे कि हाँ भाई ये इसका आंसर ये है।
इफेक्ट, रूल्स एंड क्वेश्चन के बेस पे ये पूरा वर्किंग प्रोसीजर होता है। क्लियर है आपको? लॉजिकल प्रोग्रामिंग यूजिंग प्रोलॉन्ग हमारा है क्या? अभी क्यों पावरफुल है प्रोलॉन्ग? यू डू नॉट राइट स्टेप बाय स्टेप कोड। आप में प्रोलॉग के अंदर स्टेप बाय स्टेप कोड नहीं लिखना पड़ता। लॉजिकली हम सोचते हैं, लॉजिकली वर्क करते हैं, यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन पे नहीं जाते। जैसे हम नॉर्मली कोडिंग लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ में प्रॉपर लिखना पड़ता है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिंटेक्स पहले इंपोर्ट करना है, देन एक्सपोर्ट करना है, देन लिखना है, फिर प्रिंट कराना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको उसको लॉजिकली सोचने के लिए जो करना है वो वहाँ आपका वर्क होता है। यू जस्ट डिक्लेयर रिलेशनशिप एंड प्रोलॉग फिगर इट आउट। जस्ट आपको क्या करना है, फैक्ट्स, जैसा भी हमने आपको बताया, मैंने आपको बताया, फैक्ट रूल्स को डिफाइन करना है कि हाँ भाई ये चीज़ें ट्रू हैं, वो फैक्ट्स के अंदर आ जाएंगी। क्या क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या रूल्स है उससे रिलेटेड, वो आपको बताने हैं। देन क्वेश्चन पूछना है, वो आपको जस्ट यूं ही आंसर दे देगा। क्लियर है आपको? ये यूज़ होता है हमारा एआई, एक्सपर्ट सिस्टम, एनएलपी, इन सब के अंदर आज के टाइम पे हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर है आपको कि भाई ये हमारा प्रोलॉग कि क्यों यूज़ करते हैं हम प्रोलॉग, ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग इन एआई। फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, देन हम डेफिनेशन पे मूव करेंगे कि भाई ये लिखा हुआ है क्या। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर, तो फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर हमारे पास डेटा गिवन होता है, हमें डेटा से कंक्लूजन पे पहुंचना होता है, यानी डेटा से कंक्लूजन पे पहुंचना, फॉरवर्ड सीधे 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 चलना, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग पे हमें कंक्लूजन गिवन होता है कि कंक्लूजन आपको पता है, अब आपको उसके बेस पे क्या बताना है, इनिशियल स्टेट पे पहुंचना है या उसके बेस पे इनिशियल डेटा बताना है, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड चेनिंग, कि आप उल्टे चल रहे हो, कंक्लूजन से आ रहे हो डेटा की तरफ। ठीक है, अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या गिवन है, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20, ये डेटा आपको गिवन है, तो ये कौन सी हुई हमारी फॉरवर्ड चेनिंग। तो आप इसमें क्या करोगे, आपको क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। तो x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20। अब रूल क्या है इसके अंदर कि अगर x 10 है और y 20 है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। यस, x 10 है और y भी 20 है तो z की वैल्यू क्या होगी, 50। नेक्स्ट में कंडीशन क्या है कि अगर z 50 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। हाँ, z तो 50 है तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 100। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि हमारे a की वैल्यू क्या है, हमारी 100। तो हम कैसे चले, इस तरीके से चले, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चेनिंग। क्लियर है? बैकवर्ड चेनिंग में हमारे पास क्या होगा, बैकवर्ड चेनिंग में हमारे पास पता है कि a इक्वल टू 100 है, अब हमें x और y की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से चलोगे, उल्टा चलोगे, कंक्लूजन से चलोगे कि a इक्वल टू 100 है। यस, a इक्वल टू 100 कब होगा, जब z 50 होगा। जब z 50 होगा तो क्या होगा, x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 20 होगी। तो आप कैसे चले, कंक्लूजन से डेटा की तरफ चले, तो दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड चेनिंग। क्लियर है आपको? ये होता है हमारा पूरा फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग का प्रॉपर वर्किंग। ठीक है, अगर ये आता है आपको, आपका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा कर आना है। क्लियर, आप देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। फॉरवर्ड चेनिंग इज लाइक स्टार्टिंग विद व्हाट यू नो एंड वर्किंग फॉरवर्ड टू फाइंड आंसर। वही आपको जो चीज़ पता है, आपको डेटा उसमें गिवन होता है, आपको कंक्लूजन पे पहुंचना होता है, तो आप फॉरवर्डली चलते हो, सीधे सीधे चलते हो। यू टेक फैक्ट एंड रूल, अप्लाई देम स्टेप बाय स्टेप एंड सी व्हाट न्यू थिंग यू हैव फिगर आउट। आप क्या करोगे, जो भी फैक्ट एंड रूल्स है उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, देन आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा कंक्लूजन है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। वर्किंग भी वही है कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फैक्ट से, जो भी हमें डेटा गिवन होता है उसके बेस पे, देन जो भी हमारे रूल्स होते हैं उनके बेस पे हम उसको सॉल्व करते हैं, देन हमें कंक्लूजन मिलता है और हम अपने आंसर को फाइंड कर पाते हैं। तो यहाँ हम डेटा से गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हमारा फॉरवर्ड चेनिंग। और अगर हम इसे ही उल्टा कर दें, गोल से डेटा की तरफ बढ़े, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग की अगर मैं बात करूं तो बैकवर्ड चेनिंग क्या है, हम इसके अंदर हमें कंक्लूजन गिवन होता है और हमसे इनिशियल स्टेट के बारे में पूछा होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि a की वैल्यू में 100 गिवन होती है, उसमें हमें पूछा जाता है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, तो दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड चेनिंग। क्लियर है आपको? तो इसमें हम कहाँ से चल रहे हैं, इसमें आप बना सकते हैं कि हम गोल से डेटा की तरफ आते हैं। ठीक है, गोल से डेटा की तरफ आते हैं, वहां हम डेटा से गोल की तरफ जा लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड ये क्या होता है हमारा बैकवर्ड। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं गोल से, देन गोल्स में जो भी रूल्स होते हैं उनको अप्लाई करके प्रीवियसली हम चेक कर पाते हैं और फिर कंफर्म करते हैं कि भाई हमारा जो इनिशियल स्टेट है वो होगी क्या। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो ये तो 100 था, उसके बेस पर देन हम रूल की तरफ पहुंचे कि रूल में क्या क्या है, देन हम डेटा की तरफ पहुंचे। क्लियर है?
तो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू पूरा याद रखना है कि भाई हमारा फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग होता है क्या है। और ये बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा व्हाट इज रेजोल्यूशन। बेसिकली रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम दो लॉजिकल स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक न्यू लॉजिकल स्टेटमेंट को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन होता है क्या? रेजोल्यूशन इज अ सिंगल मैकेनिकल रीजनिंग रूल दैट लेट्स अ कंप्यूटर कंबाइन टू लॉजिकल स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूस अ न्यू वन। रेजोल्यूशन एक ऐसा सिंगल, एक ऐसा समझ लें आप एआई के अंदर एक ऐसा सिंगल मैकेनिकल रीजनिंग रूल है जो क्या करता है, कंप्यूटर से दो से ज्यादा लॉजिकल स्टेटमेंट को कंबाइन कराता है और एक न्यू लॉजिकल स्टेटमेंट को प्रोड्यूस कराता है। कौन? रेजोल्यूशन। if you keep applying it, you can eventually prove something is true or show a set of statement is inconsistent। अब आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ गई हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स आ गई हैं। अगर आपको प्रूफ करना है कि वो लॉजिकल स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू है या फॉल्स है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है, तो वो आप रेजोल्यूशन की हेल्प से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है रेजोल्यूशन के अंदर कंबाइन करने के लिए आप ऐसी दो स्टेटमेंट को लोगे और कंबाइन कर दोगे। उसका प्रॉपर रूल है, प्रॉपर एल्गोरिथम है, जो भी हम देखेंगे, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हो और उसमें चेक करते हो कि उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है, या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। सबसे पहला जो आपका आता है कन्वर्ट स्टेटमेंट इनटू लॉजिकल फॉर्म। सबसे पहला आपको जो भी आपकी स्टेटमेंट है उन्हें लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इसका मतलब क्या है कि सीएनएफ जो आपका कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म होता है ना, उसमें आपको कन्वर्ट करना होता है अपनी सारी फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक को, ठीक है, बाय यूजिंग द एंड और जो भी आपके पास लॉजिकल कनेक्टिव्स है उनकी हेल्प से आपको पहले कंबाइन करना होता है। फिर आप रेजोल्यूशन रूल लगाएंगे और उसमें देखेंगे कि आपको उसे किस तरीके से कंबाइन करना है। देन आप फाइंड करोगे आंसर, कॉन्ट्रडिक्शन फाउंड एंड नो कॉन्ट्रडिक्शन फाउंड। वो जब आप सॉल्व करेंगे, जब आपको मैं भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, जब आपको प्रॉपर समझ आएगा। अगर एल्गोरिथम आपका एम्प्टी क्लॉज देती है, इट मीन्स जो ओरिजिनल सेट स्टेटमेंट था वो क्या था, इनकंसिस्टेंट था और वो ट्रू था एट द सेम टाइम। इसी तरीके से नो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है कि जो भी आपने अगर एम्प्टी क्लॉज फाउंड नहीं होता सारे कॉम्बिनेशन के बाद, इसका मतलब उसके जो आपकी स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या है, कंसिस्टेंसी, और वो कोएग्जिस्ट करता है। अब किस तरीके से, अब इसके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं। इसके अंदर ये जो जैसे मैंने बताया फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक को आपको सीएनएफ में कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी प्रॉपर रूल है कि किस तरीके से करना है। तो आप इन दो की हेल्प से भी कर लोगे। सबसे पहला क्या आता है, अगर एक्स इम्प्लाइज वाई, इस तरीके से कोई स्टेटमेंट आता है तो आप उसे कन्वर्ट करोगे सीएनएफ में किस तरीके से, नॉट एक्स और वाई, ठीक है। इसी तरीके से ये है एक्स एंड वाई इम्प्लाइज जेड आ जाओ, तो आपको इस तरीके से उससे कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है कन्वर्जन के दो रूल हैं और मैं रूल आपको अगर कोई और ऐसा रूल होता है, इसमें काफ़ी सारे रूल्स होते हैं बट एक कॉमन रूल यही है, बट मैं आपको नोट्स में और सारे रूल भी प्रोवाइडेड करा दूंगी ताकि आप एक बार उनको फैमिलियर हो जाएं कि भैया हाँ किस तरीके से वर्क करते हैं। क्लियर है? अभी कि हमारे पास दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, हमें एक कंक्लूजन गिवन है, हमें प्रूफ देखना है कि ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट है इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है। अब आप इन दोनों को ऐसे रखो, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, स्कॉटिस इज अ ह्यूमन। ये दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स है, आपको प्रूफ क्या, आपको कंक्लूजन निकालना है कि स्कॉटिस क्या है, मोर्टल है। सबसे पहली बात, अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन गिवन होता है तो हमेशा आप जो कंक्लूजन है उसका नॉट लेते हो। क्लियर है? सबसे पहले हम इनको पहले FOPL में ही तो निकालें, उसके बाद तो CNF में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में हम इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, अभी हमने करा था कि ह्यूमंस को हम क्या मान लेते हैं, एक्स, और क्या होगा, सारे ह्यूमंस क्या है, मोर्टल है। यहाँ उनका क्वांटिफायर्स का यूज नहीं करना, ठीक है, कभी आप क्वांटिफायर्स का यूज करने लग जाओ। सेकंड क्या है, स्कॉटिस इज अ ह्यूमन, स्कॉटिस क्या है, हमारे सारे ह्यूमन है, तो या हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन क्या है, हमारे स्कॉटिस है, ठीक है। यह हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, FOL में, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे CNF में कन्वर्ट करना है। CNF में मैंने आपको रूल बताया था, CNF में आप किस तरीके से इसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। CNF के रूल के अकॉर्डिंग अगर x इम्प्लाइज y है तो आप उसे किस तरीके से लिखोगे, नॉट एक्स यानी नॉट ह्यूमन और x एंड और y क्या है हमारा, मोर्टल x, ठीक है। आपने इस तरीके से कर लिया और आपको दूसरे स्टेटमेंट ऑलरेडी ऐसा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इम्प्लाइज है ही नहीं, इन दोनों रूल में से कोई भी रूल इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। तो सिंपल आप क्या करोगे, फर्स्ट ये वाली फर्स्ट और ये वाली सेकंड को, इन दोनों को कंबाइन कर दोगे। कंबाइन करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, इनका नेगेशन लेना है। जो आपका कंक्लूजन है उसको अगर आप मानोगे, कंक्लूजन क्या है कि आपको क्या निकालना है,
कंक्लूजन में कि जो भी सारे मोर्टल हैं वो क्या हैं, आपके स्कॉटिश हैं, मोर्टल आर स्कॉटिश, ठीक है। अगर हम इसका नेगेशन लेंगे यानी नॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट, कोई भी जो मॉडल है वो स्कॉटिश नहीं है। हम हमेशा कंक्लूजन को नॉट लेता है, कंक्लूजन का हमेशा नॉट लेंगे। क्लियर है आपको। अब आप फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करोगे, जैसे आप कंबाइन करोगे, कंबाइन कीजिए कि ह्यूमन एक्स और मोटल, ये मोटल एक्स एंड देन ह्यूमन एंड ह्यूमन क्या है, स्कॉटिश है। जैसे आप इनको कंबाइन करोगे तो आपको कुछ दिख रहा है, और जैसे आप इनको कंबाइन करोगे तो ये जो है, ये वाला और ये वाला जो ह्यूमन का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, वो कट जाएगा। जो आपको कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, मोटल आर स्कॉटिश, स्कॉटिश यहाँ से आ जाएगा, मोटल तो आपको बचा है स्कॉटिश, ठीक है, स्कॉटिश। बट हमने जो माना था वो क्या था कि मोटल स्कॉटिश नहीं है, बट कंक्लूजन क्या आया कि मोटल स्कॉटिश है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब हम मान कुछ रहे हैं और है कुछ और। तो यहाँ क्या हुआ, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्लियर है आपको। तो आप बता सकते हो कि भाई ये जो हम माने थे वो फॉल्स था और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आपने ऐसे डीएसटीएल में भी करोगे जब आपने ये लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े होंगे। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका व्हाट इज ओंटोलॉजी इन एआई। अब ये है क्या, think of ontology as a very detailed dictionary map of concept that an AI use to understand the domain। किसी भी डोमेन को समझने के लिए हमें कोर नॉलेज चाहिए होती है ना, ये एक ऐसी बुक चाहिए होती है जहाँ से हम पढ़ सके। उस बुक को हम एआई के अंदर बोलते हैं ontology, जो एक डिटेल डिक्शनरी है और वो पूरे कॉन्सेप्ट को बता पाते कि ये कॉन्सेप्ट एआई के अंदर किस तरीके से इन डिटेल में, ठीक है। ये बताते हैं, इट टेल्स द एआई व्हाट काइंड ऑफ थिंग एग्जिस्ट। ये बताती है एआई को किस तरीके की थिंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक पीपल, कार, पेन, कंपनीज, ये सब चीज़ें क्या क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इट एक्सप्लेन हाउ दे आर रिलेटेड। ये बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरीके से रिलेट करता है। जैसे कि अ कार इज ड्राइवन बाय अ पर्सन, एआई को तो नहीं पता कि जो पर्सन है वो कार को चलाता है, बट ऑन्टोलॉजी की हेल्प से वो ये सब चीजें बताते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करती है। नेक्स्ट है इट गिव्स रूल्स एंड प्रॉपर्टीज। ये क्या बताता है, जो ऑब्जेक्ट की रूल्स एंड प्रॉपर्टीज को बताता है। ये कार है, कार के अंदर 4 व्हील्स होते हैं, ये चलती है, पेट्रोल चाहिए इसको, इस तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार है, ये नॉर्मल कार है, वो सब चीजें जो भी उसके रूल्स एंड प्रॉपर्टीज है वो भी उसको बताता है। एंड ऑन्टोलॉजी इज लाइक द नॉलेज ब्लूप्रिंट फॉर एआई। ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी भी कोर ऑब्जेक्ट का या किसी भी कोर कॉन्सेप्ट का एक नॉलेज प्रोवाइड कराता है हमारे एआई को। क्लियर है आपको। ऑन्टोलॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, वंस द ऑन्टोलॉजी एग्जिस्ट एआई कैन रीजन विद इट। एआई लॉजिक इंजन दैट यूजेस द ऑन्टोलॉजी टू मेक स्मार्ट कंक्लूजन। स्मार्ट कंक्लूजन चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम चाहते हैं कि भाई हम उसका जो सॉल्यूशन है बहुत स्मार्ट वे में कर पाए, बहुत जल्दी कर पाए। तो हम क्या करते हैं कि भाई उसके पास जब कोर नॉलेज, प्रायर नॉलेज होगी तभी तो वो कर पाएगा, तभी तो वो ये उसके रीजंस को फाइंड आउट कर पाएगा कि हाँ ये चीज़ इसलिए सही है, ये चीज़ इसलिए गलत है। तो वो रीजनिंग भी करता है, जो भी प्रॉब्लम हो गई, जो भी आपने ऑब्जेक्ट दिया या कोई भी चीज़ है उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करता है, देन हमें कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है या कोई भी वर्क अपना स्टार्ट करता है। इन शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर नॉलेज मैप। क्लियर है आपको कि कोई भी नॉलेज, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी नॉलेज होती है, नॉलेज के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, उस मैप को बिल्ड करना। ऑन्टोलॉजिकल रीजनिंग क्या होती है कि उस मैप की हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम से के रिलेटेड स्मार्ट डिडक्शन या स्मार्ट डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजिकल। आई होप आपको क्लियर होगा कि इसका मतलब होता क्या है। बेसिकली ये एक डिक्शनरी की तरह जो एआई को बताता है कि हाँ ये चीज़ ये है, ये पेन है, तो कौन बता रहा है, ऑन्टोलॉजिकल या ऑन्टोलॉजी। क्लियर है आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ ये हमारे यूनिट 3 कंप्लीट होते हैं। यहाँ हमने यूनिट 2 के एज पर द AK2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को कवर किया और इन डिटेल में कवर किया। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, तो जल्दी से जाइए उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और आपको लिंक भी मिलेगा हमारी वेबसाइट का multiatom.com का, तो आप वहाँ पे भी जाके विजिट कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ ये हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।